कल विधानसभा के सत्र के बाद एनडीए की बैठक में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर कहा जा सकता है कि भाजपा और जदयू के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। शायद ठीक पहले से ही नहीं चल रहा था और वो अब दिखाई भी देने लगा है, क्योंकि बात सिर्फ विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच नोकझोंक की नहीं है। इस बीच भाजपा के विधायक जिस तरह एक साथ आ गए और बैठक का माहौल बदल गया, यह निश्चित रूप से दो लोगों के बीच का विवाद तो नहीं था। यह उस असंतोष की झलक या फिर अंदर खाने में चल रहे विवाद का छोटा सा नमूना था, जो एनडीए की पहले ही बैठक में दिखाई दे दिया। और इसमें भी सबसे गौर करने वाली बात यह थी कि नीतीश कुमार की चुप्पी सबको सोचने पर मजबूर कर दी। पूरे विवाद और नोकझोंक के बीच नीतीश कुमार बस बैठकर देखते रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अशोक चौधरी का पक्ष लेना चाहिए था, लेकिन उनके सामने इस तरह का विवाद हो रहा है, इसका क्या संदेश जाएगा। और फिर जिस तरह राबड़ी देवी, उपेंद्र कुशवाहा और इसके पहले भी तमाम नेता ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को अब पार्टी या कम से कम संगठन की जिम्मेवारी निशांत को या फिर किसी और को सौंप देनी चाहिए। उन सभी बयानों को कल वाले प्रकरण से अगर जोड़कर देखें तो जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार की शायद अपनी पार्टी पर या फिर गठबंधन पर वो पकड़ तो नहीं रही जो पहले थी। आज की वीडियो में हम इन्हीं दो मुद्दों को एक साथ जोड़कर विश्लेषण करेंगे। पहला, कि आखिर विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ और उसका अर्थ क्या है। साथ ही साथ सब नीतीश कुमार के सामने हुआ तो क्या वाकई उनके नेतृत्व पर उठ रहे सवाल सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और आपको बताते हैं कि क्यों एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक और विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले समझते हैं विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच के विवाद को। आखिर क्या मामला है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं के संबंध में हुआ था। आमतौर पर अगर हम बात करें तो किसी भी क्षेत्र में अगर सरकारी आयोजन किया जाता है तो वहां से स्थानीय प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया था। और अब इस विभाग के मंत्री हैं अशोक चौधरी, इसलिए कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को आमंत्रित न किया जाने के कारण उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अशोक चौधरी पर नाराजगी जताई और मामला गंभीर हो गया। विजय सिन्हा सड़क निर्माण विभाग के प्रभारी हैं। उन्होंने इसे गठबंधन धर्म का उल्लंघन बताया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन केवल एक सहयोगी से नहीं बल्कि सभी सहयोगियों को करना होता है। उनके इस बयान से साफ हो जाता है कि खटपट की आवाज गठबंधन की नींव तक जा तो रही है। सूर्यगढ़ा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक की अनदेखी ने न केवल सिन्हा बल्कि अन्य भाजपा विधायकों को भी नाराज किया है। इसलिए भाजपा के कई नेता एक साथ अशोक चौधरी पर टूट पड़े। अब सवाल यही है कि प्रहलाद यादव राजद के विधायक हैं, तो फिर उन्हें नहीं बुलाने से विजय सिन्हा को दिक्कत क्यों हो रही है। प्रहलाद यादव भले ही राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हो, लेकिन इस विवाद के पीछे कई परतें हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। विजय सिन्हा ने विधानसभा की बैठक में ये दावा किया था कि प्रहलाद यादव ने 2024 में नीतीश कुमार की सरकार बनाने में समर्थन दिया था और इसकी जानकारी एनडीए के शीर्ष नेताओं को थी। विजय सिन्हा प्रहलाद यादव को अपनी टीम में हिस्सा मानते हैं। अगर उन्होंने 2024 में नीतीश को समर्थन दिया था तो उन्हें सम्मान मिलना तो चाहिए था। आपको थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं। सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट, जहां प्रहलाद यादव 2020 में राजद के टिकट से जीते थे, 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के भीतर विवाद का केंद्र बन गई। जदयू ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्रहलाद यादव को 2025 में टिकट नहीं दिया जाएगा और सूर्यगढ़ा सीट जदयू के खाते में रहेगी। यानी समर्थन देने के बाद भी प्रहलाद यादव को टिकट नहीं दिया जाएगा। यह बात विजय सिन्हा को बहुत पहले से खटक रही थी। वैसे इस सीट पर भाजपा की दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। इसी प्रेशर के तहत उन्होंने कल अशोक चौधरी को फटकार लगाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए दोस्तों, सूर्यगढ़ा में प्रहलाद यादव का मजबूत स्थानीय प्रभाव है। उन्होंने इस सीट पर 4 बार जीत हासिल की है। 2000, फरवरी 2005, अक्टूबर 2005 और 2020 में। यादव समुदाय, जो इस क्षेत्र में 25% से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, उनके समर्थन का आधार है। तो ये तो था पहला मुद्दा जिस पर विवाद हुआ। अब चलिए देखते हैं कि आखिर दूसरा मुद्दा क्या है। ग्रामीण कार्य विभाग की ग्लोबल टेंडरिंग नीति में भी इस बैठक के तीखे संवाद को जन्म दिया। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समेत
कई विधायकों ने इस नीति पर कड़ा विरोध जताया और मंत्री अशोक चौधरी को खरी खोटी सुनाई। विधायकों का कहना था कि ग्लोबल टेंडरिंग से स्थानीय ठेकेदारों और छोटे व्यवसायियों को नुकसान होगा, जिसका ठीक असर आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। ग्लोबल टेंडरिंग का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि बड़े लेवल पर एक साथ टेंडरिंग होती है। इसमें बड़े खिलाड़ी भी शामिल होंगे। ऐसे में छोटे ठेकेदारों को काम नहीं मिलेगा और जमीन पर इसका परिणाम तो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राजनीति में टेंडरिंग के खेल से आप सभी वाकिफ हैं। विजय सिन्हा ने इस मुद्दे पर अशोक चौधरी के साथ तीखी बहस की। कुल मिलाकर अब सारा जो मामला है अशोक चौधरी के सिर पर ही फूट गया है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार चुप रहे। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर तंज करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार की खुली लूट बताया और कहा कि एनडीए बिखरने की कगार पर है। बस यही बयान सबको दहला दे रहा है कि क्या वाकई यह विवाद इतना बड़ा है कि इससे गठबंधन बिखर सकता है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं और जनता ये सब कुछ देख रही है। यह सरकार अब टिकने वाली तो नहीं है। देखिए, विवाद छोटा है या बड़ा है इसकी जानकारी तो हमें भी नहीं है, लेकिन इतना तो है कि कल की बैठक में सब कुछ ठीक नहीं दिखा। नीतीश कुमार के तेवर भी बहुत फीके दिखे। और इधर राबड़ी देवी की अगर बात करें तो उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार से बिहार अब नहीं संभल रहा है, क्योंकि हत्या, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने नीतीश को गृह मंत्री के रूप में नाकाम बताया और सुझाव दिया कि वे इस्तीफा दे दे या फिर अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दे, जो युवा है और बेहतर काम भी कर सकते हैं। इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा सहित कई लोग इस तरह का बयान दे चुके हैं। रह रहकर निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा है। कभी उनके नाम के पोस्टर लग रहे हैं तो कभी रैलियों में बयान उन्हें सीएम बनाने को लेकर की जा रही है। और यह सब तब हो रहा है जब भाजपा ने ये कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यानी एक तरफ भाजपा नीतीश कुमार पर भरोसा जता रही है, लेकिन यह भरोसा बैठकों में, बयानों में और जमीन पर तो नहीं दिखाई दे रहा है। चुनाव में अभी भी काफी समय है, 3 महीना में कुछ भी बदल जाता है। तो क्या नीतीश के प्रति भाजपा का रवैया भी बदल सकता है? एक साथ इतने बयानों का क्या अर्थ है? सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नीतीश कुमार खुद ही सामने आकर इस तरह की बातों का खंडन क्यों नहीं कर देते? वो तो मीडिया के बीच रहे हैं, खुलकर बोलने वाले नेताओं में से हैं, तो फिर कुछ महीने से वे मीडिया की कैमरे से दूर क्यों हैं? यह भी नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। दर्शकों, बिहार में 2 बड़े खेमे हैं और दोनों में से अभी तक कोई भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाया है। दोनों ही धड़ों में नोकझोंक है और दोनों में ही कई तरह के विवाद हैं। लेकिन फिलहाल एनडीए की जो कला है वो उजागर हो गई है और चर्चा में आ गई है। साफ दिख रहा है कि जदयू बैकफुट पर है और भाजपा जो है वो डोमिनेट कर रही है। फिर भी चेहरा कौन है? नीतीश कुमार। हम इसलिए यह बात आपसे पूछ रहे हैं कि आगे चलकर कुछ भी बदल सकता है, क्योंकि 3 महीने में बहुत कुछ बदल जाता है। जदयू और भाजपा के विवाद पर आपका क्या सोचना है? क्या नीतीश एनडीए के नेता बने रहेंगे या फिर निशांत कुमार को दी जा सकती है कमान? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है और जो इस तरह का विश्लेषण देखना चाहते थे। वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आप सभी का आभार। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है सृष्टि और कैमरे के पीछे थे विकी। शुक्रिया।